हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आप लोगों का जो रोड एंड बिल्डिंग का पेपर हुआ था 17 अप्रैल को, ठीक, क्लास 2 का, उसके 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है हमारे चैनल पे। ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे। कुछ एक आध दो क्वेश्चन अगर कवर नहीं हुए हो तो वो आप बता सकते हैं, वेरस कोशिश ये की गई है पूरे क्वेश्चंस को कवर करने की, ठीक है। हाँ, कुछ आंसर्स में हो सकता है कि भैया आपका आंसर अलग आ रहा हो, मेरा आंसर अलग आ रहा हो, तो उसमें से आपको किसको अगर बेटर मानना है तो आप मेरे आंसर को करेक्ट मान के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोलता है कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड फ्रिक्शन इज 1.5, the unit weight of concrete and the length of slab are 2400 kg per meter cube and 4.5 meter respectively. Estimate the frictional stress developed in the cement concrete pavement. ठीक है, क्या बोलता है भाई आपको कि आपको यहां पे फ्रिक्शनल स्ट्रेस बताना है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के अंदर कितना आ रहा है। अब फ्रिक्शनल स्ट्रेस की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है भैया, म्यू गामा एल बाई 2। या अगर मैं आपको बोलूं फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो हमने पढ़ा था क्लास के अंदर वो कैसा था भैया, अगर आपको याद हो, ठीक है। अगर मैं यहां पर फ्रिक्शनल स्ट्रेस की बात करूं, फ्रिक्शनल स्ट्रेस तो कितना था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू गामा इनटू एल बाई 2। नाउ हमारे केस में फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है हमारे केस में, अच्छा L बाई 2 क्यों ही आया, क्योंकि जो आपने फ्रिक्शन देखा था, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक पोर्शन ऑफ स्लैब था, ये आपका एक पोर्शन ऑफ स्लैब था, ठीक है। स्लैब बोल लो, पेवमेंट बोल लो, और एक पोर्शन ये था जिसकी लेंथ L बाई 2 थी, ठीक है। तो फ्रिक्शन L बाई 2 पे ही काम करता है, याद रखिएगा। फ्रिक्शन L बाई 2 पे ही काम करता है, आधा पेवमेंट पे फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है, पेवमेंट लेंथ पे, इसीलिए ये L बाई 2 लिया। बाकी इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर देखना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और जानना है तो फिर लेक्चर में आइए, लेक्चर में समझाऊंगा इसको और डिटेल में, ठीक है। तो अब यहां पे फ्रिक्शन की बात करता है। फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है मुझे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.5 का देके रखा है, ठीक है। गामा कितना हो जाएगा भाई, गामा देख रखा है 2400 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। और लेंथ कितनी देके रखी है भैया इसने, लेंथ कितनी देके रखी है, 4.5 मीटर की, तो 4.5 बाय 2, ठीक है, ये आ गया मीटर में, ठीक है। तो अब क्या मांगता है ये हमसे मांगता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस की वैल्यू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। सारी की सारी यूनिट्स दी हुई है, देखो जरा ध्यान से, यूनिट पे ध्यान देना, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है। अब मेरे पास अगर मैं यहां पे सॉल्व करता हूं तो मीटर से मीटर तो कट गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर बच गया। कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं फर्दर, कितना आएगा, 1.5 इंटू 2400 kg। नाउ 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 10 टू द पावर कितने, जल्दी से बताओ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 4.5 से, सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा नियरली कितना, 0.81 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। करके देखो, सॉल्व करो, देखते हैं आंसर आता भी है कि नहीं। इतना करो जरा, 2400 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। ओके, यहाँ डिवाइड में 2 छूट गया हमसे, है ना, डिवाइड में 2 छूट गया, डिवाइडेड बाय 2, 0.81, ठीक है। वही मैं बोलूँ यार, सॉल्व तो इतने अच्छे से किया हमने, आंसर कैसे चेंज हो गया, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप फ्रिक्शनल स्ट्रेस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 0.81 के हिसाब से, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है, डन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन और अच्छा है, इससे पहले भी हमने बात की थी, अगर आपको याद हो पार्ट 1 में मैंने आपसे बात की थी आरसीसी के इसी टॉपिक के बारे में, ठीक है, किसका, शेयर स्ट्रेस के बारे में, जहां पे उसने पूछा था कि टाउसी मैक्स किस पे डिपेंडेंट होता है। हमने पढ़ा था ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंडेंट होता है वो, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आज उसी क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ाता है, बोलता है इन आरसी डिजाइन द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड टाउसी मैक्स स्पेसिफाइड बाय द कोड। बात सही है भाई, हम जानते हैं टाउ वी कभी भी टाउसी मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, टाउ वी कभी भी, ठीक है, टाउसी मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमें पता है भाई। अगर टाउ वी इज लेस देन टाउ सी है, हमने पढ़ा हुआ है, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी है, ठीक है, कोई शेयर इन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं है, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर भैया टाउ वी टाउ सी से बड़ा है और टाउ सी मैक्स से छोटा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपको शेयर इन्फोर्समेंट देना पड़ेगा। आपने शेयर इन्फोर्समेंट दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, आपने वर्टिकल स्टीरअप्स दिए हैं, इंक्लाइंड स्टीरअप दिया है, बेंट अप बार अलॉन्ग विद स्टीरअप्स दिए हुए हैं आपने एज पर आईएस कोड के प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है।
और अगर कहीं गलती से टाउ वी आपका टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो गया तो भैया रीडिजाइन करना पड़ जाएगा पूरे सेक्शन को, ठीक है। तो क्या बोलता है, इन आरसी डिजाइन द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी शुड नॉट एक्सीड टाउ सी मैक्स स्पेसिफाइड बाय द कोड। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इफ टाउ वी एक्सीड्स टाउ सी मैक्स then there will be compression failure of concrete instead of ductile failure of steel, instead of ductile failure of steel। बताइए क्या सही है ये? अगर टाउ वी टाउ सी मैक्स से बड़ा हो गया then there will be compression failure of concrete instead of ductile failure of steel। बताइए, बोलो बोलो जल्दी से, देखो क्या बोलता है, if टाउ वी exceeds टाउ सी मैक्स then there will be compression failure of concrete instead of ductile failure of steel। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी एक्सीड कर जाता है मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स से, जो फेलियर होगा वो होगा ब्रिटल शेयर फेलियर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर बच्चों, ठीक है। आपके अगले ही पेपर में क्वेश्चन आने वाला है जो आपका अभी है फ्राइडे को, ठीक है। कौन सा? नर्मदा के पेपर में आएगा अगला क्वेश्चन कि जो आपका टाउ वी अगर टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो गया, फेलियर कैसा हो जाएगा? ब्रिटल शेयर फेलियर होगा, ना कंप्रेशन ना डक्टाइल, ब्रिटल शेयर फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रीजन हो गया गलत, सिर्फ असर्शन करेक्ट है, सिर्फ असर्शन करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, गलत हो गया, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, गलत हो गया। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, करेक्ट, ठीक है। तो हमारा असर्शन करेक्ट था, रीजन फॉल्स था, हमने ऑप्शन नंबर सी टिक किया। अगला, द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज प्रेफर्ड ओवर द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और द डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट फॉर कॉन्क्रीट बिकॉज। अब यहां पे क्या है यार, यहां पे क्या होता है बताओ मुझे? इट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फेलियर ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, इट रिक्वायर्स अ स्मॉलर स्पेसिमेन साइज, इट कैन बी परफॉर्म विदाउट स्पेशल इक्विपमेंट। जितना मुझे लगता है ना बच्चों यहां पे वो क्या होगा, इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फेलियर ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। क्यों ऐसा? जब ध्यान समझना, दो टेस्ट है हमारे पास, एक है हमारे पास टेंसाइल डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट और एक है हमारे पास स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब दोनों में अंतर क्या होता है? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ में या डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट में अपन स्पेसिमेन को इस तरह से होल्ड करते हैं और दोनों तरफ पे उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही फिक्स किया, जैसे इसको फिक्स किया ना, कुछ स्ट्रेस यहीं कॉन्सेंट्रेट हो गया, जैसे ही यहां पे कुछ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो गया, क्रैकिंग शुरू हो जाती है। तो इनिशियल लेवल पे ही क्रैकिंग शुरू हो जाती है। वेयरएस अगर इससे बचना हो तो हम जाते हैं किसमें? स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में आते हैं। क्यों? यहां पे जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं होता। इस केस में तो यूनिफॉर्म था, इसीलिए स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो गया। यहां पे तो यूनिफॉर्म है ही नहीं। किसमें? स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में कांस्टेंट नहीं होता, मैक्सिमम होता है सेंटर में और मिनिमम होता है एंड पे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पे सारे टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, देख लो। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों अच्छा है? इन दिस टेस्ट अ सिलेंड्रिकल कॉन्क्रीट स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड अलोंग टू अपोजिट जनरेटर। This loading induces a relatively uniform tensile stress perpendicular to the direction of loading along the diametrical plane, while the stress distribution is not perfectly uniform। Clearly कहा हुआ है उसने कि जो आपका stress distribution है वो perfectly uniform नहीं है। It avoids the high stress concentration at the grips that are inherent इन डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, जो कि डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में आएगा ही आएगा। जैसे आपने सैंपल को होल्ड किया दो जॉस के बीच में, बस वहीं पे आपका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और क्रैकिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फेलियर ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो इनिशियल लेवल पे क्रैकिंग आ रही है उससे बचा देता है, ठीक है। कौन? हमारा स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेंशन टेस्ट ऑन अ बार गेज लेंथ मींस। अब गेज लेंथ होती क्या है भाई? ग्रिप टू ग्रिप डिस्टेंस, द लेंथ ओवर विच द एक्सटेंसोमीटर ग्रिप्स, द लेंथ ओवर विच एक्सटेंशन इज मेजर्ड, नन ऑफ द अबव। क्या होता है? अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें, देखो जरा ध्यान से, ये है आपका पूरा गेज लेंथ। इनिशियल सैंपल ये रहा होगा, आपने दो पॉइंट्स को मार्क करके रखा, ठीक है। ये वाला फिक्स्ड एंड होगा ये वाला, और ये वाला मूवेबल एंड होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया? ये मैंने दिखाया है इस तरह से लेटरल, पर ये लगता कैसा है? वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, अगर आपने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन देखी हो तो, ठीक है। स्पेसिमेन को खींचना शुरू किया, ये मैंने इसको होल्ड कर लिया और यहां से तो खींचना शुरू किया।
खींचते 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 क्या हुआ, ये वाला पॉइंट सरकता गया नीचे, सरकता गया सरकता गया सरकता गया, ठीक है। फाइनली ये यहाँ पे टूटने वाला होगा, देखो फाइनली ये यहाँ पे टूटने वाला होगा, आखिरी में नेकिंग हो चुकी होगी। इस डिस्टेंस को हम लोग कह जाते हैं क्या, गेज लेंथ एट फेलियर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आंसर बना भाई, अगर मुझे गेज लेंथ को देखना है तो द लेंथ ओवर विच एक्सटेंशन इज मेजर्ड, द लेंथ ओवर विच द एक्सटेंशन इज मेजर्ड इज नोन एज गेज लेंथ। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ते हो तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं थे, क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला, द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज आल्सो नोन एज द इक्वल एरिया सेक्शन, बिल्कुल सही है भाई। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है, दो इक्वल एरिया में बांट देता है, एक तरफ कंप्रेशन एक तरफ टेंशन, ठीक है। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। तो दूसरे स्टेटमेंट की बात करें रीजन की, द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड द सेक्शन इनटू एरिया ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन इक्वली, ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो आपके दो एरियाज बटे हैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट दो एरियाज जो बटे हैं इक्वल एरियाज, उसमें से एक कंप्रेशन में होगा एक टेंशन में होगा। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बोलता है द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्रेश कंक्रीट ऑन वर्टिकल फॉर्मवर्क इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब लेटरल प्रेशर मांग रहा है वो वर्टिकल फॉर्मवर्क में, मतलब समझ लो आप कॉलम का फॉर्मवर्क है, कॉलम का फॉर्मवर्क है, ठीक है। आपने उसमें कंक्रीट डाला, कंक्रीट डाला, और वो कंक्रीट जो साइड में प्रेशर मारेगा ना वर्टिकल फॉर्मवर्क पे साइड में, लेटरल प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। वो कब ज्यादा होगा, क्या वो व्हेन द पोर रेट इज स्लो, भाई पोर रेट अगर स्लो होगा तो प्रेशर मारेगा ही क्यों, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर इज हाई, भाई इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है भाई इसका, ठीक है। व्हेन यूजिंग लार्ज एग्रीगेट साइज, बिल्कुल नहीं। व्हेन यूजिंग हाई स्लम कंक्रीट, अब हाई स्लम कंक्रीट में क्या होगा, पानी ज्यादा मिला देंगे, पानी ज्यादा मिला दिए तो फ्लूइड कंक्रीट बन जाएगा, फ्लो होता हुआ कंक्रीट बन जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी नियरली सेम होगी पानी की तरह, और वो मारेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या, आपका लेटरल प्रेशर, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्रेश कंक्रीट ऑन वर्टिकल फॉर्मवर्क इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, व्हेन यूजिंग हाई स्लम कंक्रीट। ओके, अगर आप हाई स्लम कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाता है। जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ गया, ठीक है, पानी का क्वांटिटी बढ़ गया, हो गया आपका पूरा पूरा कंक्रीट फ्लूइड फॉर्म में, और अब ये फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाता है। पूरा नहीं करेगा पर नियरली करने लग जाता है फ्लूइड की तरह बिहेव, ठीक है। तो इस वजह से ये करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख लो पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने है, क्लियर। नेक्स्ट, Which of the following dewatering technique is most effective in sandy soil with high permeability? भाई हाई परमिएबिलिटी वाले में एरिया में, ठीक है, आपका कौन सा सबसे इफेक्टिव टेक्निक है डी वाटरिंग का सैंडी सॉइल के अंदर? हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है सेशन के अंदर, वेल पॉइंट सिस्टम, ठीक है, वेल पॉइंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट, ठीक है। उसके बारे में पूरा डिटेल में यहां दिया हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ डीप एक्सकेवेशन साइट the groundwater level is lowered by using deep wells. Which of the following factor most significantly affects the drawdown efficiency? भाई क्या बोला उसने, कहीं डीप एक्सकेवेशन साइट थी, वहां पर हमने ग्राउंड वाटर लेवल को लोअर करने के लिए एक वहां पे कुआं खोदा, डीप वेल खोदा। Which of the following factor most significantly affect the drawdown efficiency? मतलब कौन सी इसमें से पर्टिकुलर चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है जो कि ड्रॉ डाउन को फटाफट करवाएगा वहां से। ड्रॉ डाउन मतलब जो पानी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर टेबल से, उसको फटाफट से करवाने का काम करेगा यहां पे, ठीक है। क्या डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन? नहीं। डायमीटर ऑफ वेल? नहीं। टाइप ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन द फाउंडेशन? बिल्कुल भी नहीं। परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, जितना ज्यादा परमिएबल सॉइल होगा उतना ज्यादा पानी तेजी से अंदर की तरफ मूव करेगा और निकलेगा वेल से, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई यहां पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई यहां पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ड्रॉ डाउन एफिशिएंसी? कौन सा होगा? परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल ही अफेक्ट करेगा। पूरा डेप्थ में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आइए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज 100 मीटर, द डिजाइन स्पीड इज 50 kmph, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड विल बी अबाउट, ठीक है। क्या बोलता है, आपको एक कर्व दिया हुआ है जिसका रेडियस देकर रखा है 100 मीटर का, स्पीड 50 kmph की दी हुई है वहां पे, और बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो जब सुपर एलिवेशन है ही नहीं, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, v²/gr, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों पेरेंट फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेरेंट फॉर्मूले के साथ चलूंगा जल्दी आंसर पा लूंगा, इसलिए ये लेके चल रहा हूँ। अब मुझे सुपर एलिवेशन दिया ही नहीं, जीरो कर दो,
एफ की वैल्यू कितनी होगी भाई, वी स्क्वायर, कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो 0.278 का मल्टीप्लाई किया इंटू 50 का होल स्क्वायर अपॉन जी 9.81, रेडियस कितना है 100 मीटर का है, कहानी खत्म हो गई है। निकाल के बताओ कितना आता है, 0.278 मल्टीप्लाइड बाय 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 100, दिस शुड बी 0.1969 आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो 0.197 पकड़ लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 0.197। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, डिटेल सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है। आइए अगला बात करते हैं। बोलता था विड्थ ऑफ एक्सपांशन जॉइंट गैप इज 2.5 सेंटीमीटर इन अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इफ द लेइंग टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस and the maximum slab temperature in summer reaches to 54 degrees Celsius, then the spacing between the expansion joint will be। अब हमें यहां पे पता है, अगर हम बोलते हैं तो चेंज इन लेंथ कितना होता है, चेंज इन लेंथ कितना होता है, कितना होता है भाई, अगर थर्मिस्टर से आ रहा है तो एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी क्या है भैया, चेंज इन टेम्परेचर है। समर में कितना पहुंच रहा है, 54 डिग्री पहुंच रहा है। ठीक है, और लेंथ कितने हो रही थी, 4 डिग्री पे हो रही थी। कितना आ गया भाई चेंज इन टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर आ गया डेल्टा टी। ठीक है, उठाइए पुट कर दीजिए, एल कितना देके रखा हुआ है, मांगता है क्या एल, क्या मांगता है, स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपांशन जॉइंट। ठीक है, हम निकाल देते हैं, एल मांगता है हमसे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दिया है क्या, 10 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मेन है ये चेंज इन लेंथ। अब यहां पे चेंज इन लेंथ कितना होता है, तो आपको पता है जब भी हम लोग एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, एक्सपांशन जॉइंट, तो बीच में हम लोग यहां फिलर मटेरियल भरते हैं। ठीक है, फिलर मटेरियल भरते हैं हम लोग, फिलर मटेरियल। और फिलर मटेरियल की मैक्सिमम कंप्रेशन की कैपेसिटी कितनी होती है भाई, जितना भी आपका ये स्पेसिंग है उसका आधा ही ये कंप्रेस हो सकता है। अगर डेल्टा है तो डेल्टा बाई 2 तक ही कंप्रेस होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों तरह से स्लैब का कितना हो सकता है, डेल्टा बाई 2 का। डेल्टा बाई 2 मतलब कितना है, गैप 2.5 सेंटीमीटर का, तो आधा हो पाएगा 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कर लो सॉल्व जरा, कितना आता है बताना मुझे, कितना आता है, करो जरा सॉल्व। 2.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 ठीक है, 2500 सेंटीमीटर आ रहा है, सारा आंसर मीटर में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, 25 मीटर आ गया भाई, एल की वैल्यू आ गई 25 मीटर। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर। गलती से भी ये मत करके आ जाना कि भाई इसको पूरा का पूरा 2.5 मान लिया, कभी नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि जो फिलर मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि भाई इसकी जो मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है वो कितना हो सकता है, जो भी गैप लेंथ है उसका आधा। ठीक है, मतलब अगर 2.5 सेंटीमीटर का था तो दोनों तरफ से जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, एक्सपांशन होगा इसका, तो ये सिर्फ कंप्रेस हो पाएगा डेल्टा बाई 2 का, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाई 2 किया है। ठीक है, तो यहां से आपका आता है एल क्या हो गया भाई, आपके लेंथ ऑफ द पेवमेंट हो गया, जिससे आपने सेपरेट किया, किसको, एक्सपांशन जॉइंट्स को सेपरेट किया। तो आपको कितने डिस्टेंस पे सेपरेट किया आपने, एल, तो यही इसकी स्पेसिंग बन गई। ठीक है, तो क्या बोलता है, स्पेसिंग बिटवीन एक्सपांशन जॉइंट विल बी व्हाट, 25 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये रहा आपके सामने आंसर, देन 25 मीटर। आइए, द नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ अ लेन ऑफ रोड एट अ गिवन इंस्टेंट इज नोन एज। देखो सीधा सा बात है भाई कहानी। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया, ट्रैफिक कैपेसिटी हो गया, बेसिक कैपेसिटी हो गया, और ट्रैफिक डेंसिटी हो गई। ठीक है, ये हर तरीके से अगर आप पढ़ते हैं जब, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थोड़ा बहुत आ ही जाता है इनके बीच में, क्योंकि आपन ने पढ़ा उस समय समझ में आ गया, उसके बाद ये डाउट क्रिएट करता है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रैफिक वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं एक स्पेसिफाइड टाइम में, एक स्पेसिफाइड टाइम में, वो बन गया हमारा क्या, वो बन गया हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम रेट एट विच व्हीकल कैन पास a point on a roadway under prevailing road traffic and control condition। ठीक है, प्रिवेलिंग कंडीशन मतलब ठीक ठाक कंडीशन। अगर यही कंडीशन प्रिवेलिंग की जगह आइडियल हो जाए तो जो कैपेसिटी बनेगी वो बेसिक कैपेसिटी बनती है, और आपको पता है बेसिक कैपेसिटी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, निकाल पाना, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक कैपेसिटी पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट, ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ अ लेन ऑफ हाईवे और एनी अदर रोडवे। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाईवे पे या एक पर्टिकुलर रोडवे पे, ठीक है, एक यूनिट लेंथ में कितने व्हीकल खड़े हैं, वो हो गए उसकी क्या, आपकी ट्रैफिक डेंसिटी। किस में बताया जाता है इसको, किस में बताया जाता है, बताओ बताओ,
इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, व्हीकल पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर लेंथ में कितने व्हीकल हैं, ठीक है, निकाला हुआ है हमने, ये पूरा फाइंड किया हुआ है क्लास के अंदर। तो आंसर क्या हो गया, ट्रैफिक डेंसिटी हो गई आंसर, ट्रैफिक डेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था बट मैंने तीनों क्यों बता दिए, एग्जाम में, अगले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। वैसे तो अगले एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज ही बहुत कम हो जाएगा, बट ठीक है। अब आता है भैया ट्रैफिक बेनिफिट रेशियो, ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक इंप्रूवमेंट फैक्टर, कंपेयर्स दी, भाई किसको कंपेयर करता है ये, परफॉर्मेंस ऑफ अ पेवमेंट क्रॉस सेक्शन विद अ जियोटेक्सटाइल रिइंफोर्स्ड बेस कोर्स टू सिमिलर क्रॉस सेक्शन विदाउट जियोटेक्सटाइल रिइंफोर्समेंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर। बोलो मतलब समझ में नहीं आया, मैंने कहा ध्यान से देखो क्या लिखा है। अब जरा पढ़ना इसको बहुत ध्यान से और फिर समझना, ठीक है। क्या बोलता है, ट्रैफिक बेनिफिट रेशियो is a metric used to compare the performance of a reinforced pavement section। भाई किसके लिए यूज किया इसको हमने, ट्रैफिक बेनिफिट रेशियो को। भाई एक मैट्रिक है या एक मैट्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए, कंपेयर करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ रिइंफोर्स्ड पेवमेंट सेक्शन, किससे रिइंफोर्समेंट किया है, जियो टेक्सटाइल रिइंफोर्समेंट से किया है, ठीक है, टू एन अनरिइंफोर्स्ड पेवमेंट सेक्शन अंडर द सेम ट्रैफिक कंडीशन। तो रेशियो क्या हो गया, ये रिइंफोर्स्ड सेक्शन जिसमें रिइंफोर्समेंट किससे किया गया है, जियो टेक्सटाइल रिइंफोर्समेंट से किया गया है, डिवाइडेड बाय किससे भैया, अनरिइंफोर्स्ड पेवमेंट सेक्शन थे। तो इसको हमने बोल दिया टीबीआर, ट्रैफिक बेनिफिट रेशियो, ठीक है। तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में ना कोई भी ऐसा बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आया जो आपसे नहीं बन सके, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। जितने भी क्वेश्चन आप यहां देख रहे हो सारे के सारे इजी क्वेश्चन ही हैं बच्चों, ठीक है। डन, क्लियर बच्चों। आइए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, ठीक है। क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार in concrete is 1400 kg per centimeter square and 25 kg per centimeter square respectively। मतलब क्या क्या दे दिया आपको उसने वर्किंग स्ट्रेस दे दिया एंड बॉन्ड स्ट्रेस दे दिया डिफॉर्म्ड बार का 1400 एंड 25। अज्यूम द डायमीटर ऑफ टाई बार एस 10 mm, 10 mm का आपको टाई बार बोल रहा है, ठीक है, 10 mm का टाई बार बोल रहा है आपको, ठीक है, डायमीटर का। बोलता है एस्टिमेट द लेंथ ऑफ टाई बार। अब लेंथ ऑफ टाई बार आपको पता है किसके बराबर होता है, 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होता है, 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होता है। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, पिछले क्लास में बताया हुआ है मैंने आपको, मतलब पिछले जो हमारा वीडियो आया था उसमें बताया हुआ है कितना होता है भैया। अगर आपको पता हो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला तभी बताना मुझे कितना होता है डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला, जल्दी से। 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी, यही होता है, यही होता है ना। अब ये तो हो गया आपका क्या, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला। हमें तो लेंथ ऑफ टाई बार निकालनी होता है 2 टाइम्स, जैसे 2 से आप यहां मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, 2 × 2 2 2 4, 5 सिग्मा एस टी अपॉन 2 टाउ बी डी आ गया यहां पे हमारा क्या, लेंथ ऑफ टाई बार। अब लेंथ ऑफ टाई बार निकालना है, मेरे पास सारा डेटा गिवन है, मैं एक एक करके पुट कर दूंगा यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। अगर हम बात करें यहाँ पे डायमीटर कितना देके रखा है हमको, डायमीटर तो 10 mm का देके रखा है, सेंटीमीटर में निकालता हूँ, सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, सिग्मा एस सी 1400 का दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू टाउ बी डी 25 का दिया हुआ है। करना बेटा सॉल्व, कितना आता है जल्दी से कितना आया, 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने यहां पे इसको सेंटीमीटर में रख दिया है, ठीक है, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कैंसिल आउट हो गई, ये कांस्टेंट था, जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, कितना आएगा 28 सेंटीमीटर के आसपास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो गलती से भी यहां भी गलती मत कर देना कि इसको 10 पुट कर दो, नहीं, अगर mm में पुट कर दिया पूरा आंसर mm में हो जाएगा। और आप 280 टिक करके आएंगे, वो भी ऑप्शन में दिया है 280 दिया हुआ है, आप यूनिट तो देखते ही नहीं है ना, तो यूनिट देखे हुए नहीं तो टिक करके आ जाओगे इसको, ठीक है। गलत है ये गलत है स्टेटमेंट ना, ये गलत है। नेक्स्ट, अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट हैज 2 lanes of 7.2 meter with a joint. The area of steel per meter longitudinal joint is 1.8 centimeter square per meter. The value of allowable working stress in tension is 1800 kg per centimeter square. Assume unit weight of concrete as 2400 kg per cubic meter and the coefficient of friction is this one. Estimate the thickness of cement concrete pavement. थिकनेस मांगता है भाई, कैसे निकालें थिकनेस बताओ। सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी
इंटू एफ गामा बी इंटू एच बाय 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब एच क्या है, यही थिकनेस ऑफ द पेवमेंट है, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ स्ट्रेसेस कितनी दी गई हैं, यहाँ पे जल्दी जल्दी बताओ मुझे स्ट्रेसेस कितनी दी गई हैं। 1800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था, ठीक है। AST कितना दिया गया बेटा, AST कितना दे के रखा है हमें, AST इस केस में द एरिया ऑफ स्टील पर मीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इज 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील हमको दे दिया कितना, 1.8 का, ठीक है, 1.8, ठीक है। इसकी यूनिट क्या थी भैया, सिग्मा ST की आपकी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। एफ कितना देके रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.5 का देके रखा है। गामा कितना दिया हुआ है भैया आपको, 2400 kg पर क्यूबिक मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। विड्थ कितनी दी गई है, विड्थ 7.2 मीटर की विड्थ दी गई है। एच आपको निकालने का है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो केजी से केजी भी चला गया, ठीक है, 1 मीटर से ये भी चला गया। आपको निकालना क्या था, थिकनेस निकालनी थी, ये मीटर से मीटर भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये मीटर से मीटर भी कैंसिल आउट हो गया। अब सिर्फ एक ही मीटर बच जाएगा, वो यहाँ पे बचेगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था, ये कैंसिल होगा तो मीटर ही बचेगा अब सिर्फ, ठीक है। बताओ कितना आता है, सॉल्व करो जरा, कितना आता है, देखें तो जरा कितना आता है, फटाफट सॉल्व करो जरा। 1800 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 2400 डिवाइडेड बाय 7.2, कितना आता है बेटा, ये कितना आता है बताओ मुझे, कितना आता है, जल्दी से बताओ, सॉल्व करके बताइए कितना आता है। 0.25 मीटर आ रहा है, 0.25 मीटर, ठीक है। तो आपका H आ गया 0.25 मीटर। क्या इसने ऑप्शन हमें मीटर में दिया था कि सेंटीमीटर में दिया है, जरा चेक करना, सेंटीमीटर में दिया है सारा का सारा, तो कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 25 सेंटीमीटर, दिस विल बी दी थिकनेस ऑफ द पेवमेंट। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, येट इफेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बिल्कुल बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ गया, स्पॉट स्पीड ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व्ड एट अ पॉइंट ऑन अ हाईवे आर। भाई स्पॉट स्पीड निकालनी है, ठीक है, सॉरी टाइम मीन स्पीड निकालनी है, स्पॉट स्पीड देके रखी हुई है, टाइम मीन स्पीड निकालनी है। भाई कैसे निकालोगे, सारे के सारे स्पीड को ऐड कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, हो गया 4, सॉल्व कर लो, 65 kmph आ जाएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेना भाई, ठीक है। आंसर मैं फटाफट बढ़ रहा हूं तो आंसर में कहीं गलती हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 65 kmph का बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following layer in a rigid pavement is used as drainage layer? भाई ड्रेनेज के लिए कौन सी लेयर यूज होती है, सब बेस लेयर होती है, ठीक है, पढ़ाया हुआ है पूरा पूरा पेवमेंट डिजाइन के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ वन वे ट्रैफिक रोड इज 100 मीटर। भाई आपको क्या दे दिया, OSD दे दिया, आपको OSD दे देता है कितना, 100 मीटर का। ओवरटेकिंग जोन पूछ रहा है, मिनिमम ओवरटेकिंग जोन, मिनिमम ओवरटेकिंग जोन पूछ रहा है, मिनिमम कितना होता है, जल्दी बताओ, मिनिमम कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ OSD होता है, और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ OSD हो जाता है। मिनिमम पूछा था उसने हमसे, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, भाई सीधा सीधा तो आ गया 3 इंटू OSD, OSD आपका 100 मीटर का है, पुट कर दो 300 मीटर, आंसर आ गया, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, खत्म कहानी, 300 मीटर का आ गया, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला पेपर ना आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप पेपर की डिफिकल्टी को, ठीक है। नेक्स्ट, The unit weight of concrete is 2500 kg per cubic meter. The spacing between the contraction joint for plain cement concrete is 4.27 meter. The coefficient of friction is 1.5. The allowable stress in tension in cement concrete is. बताइए कैसे निकाला जाए इसको, जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे बच्चों इसको, फटाफट से बताओ कैसे निकालेंगे इसको। क्या लिख दूं भैया यहाँ पे, अगर मुझे स्ट्रेस को निकालना है तो क्या लिख दूं, F गामा L बाय 2, ठीक है। F कितना भी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.5 का दिख रखा है, गामा कितना दिख रखा है 2500 kg पर क्यूबिक मीटर का, ठीक है। लेंथ कितना है 4.27 डिवाइडेड बाय 2 कर देना बेटा, कितना आता है जरा बताना मुझे, कितना आता है जल्दी से। 1.5 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 4.27 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कितना आ रहा है भाई ये, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है 8006.25 आ रहा है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आ रहा है केजी पर मीटर स्क्वायर, आपको निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4, दिस विल कम्स आउट एज हाउ मच, 0.80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहानी खत्म, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है इस बार पेपर में, ठीक है।
इस पेपर में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, तो आपको उस हिसाब से फटाफट कैलकुलेट करके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो फटाफट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये सारा वैल्यूज आपको फटाफट कटते हुए भी दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, a vehicle is moving on a highway at a speed of 6 meter per second. The coefficient of friction between the road surface and tire is 0.40 meter. Reaction time of driver is 2.5 second. Estimate the braking distance. भाई आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं पढ़ा है तो देखो जरा ध्यान से, ये रहा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में दो टाइप की डिस्टेंस होती हैं। अगर आपने एसएसडी पढ़ा हो तो एक होता है लैग डिस्टेंस और दूसरा होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस क्या होता है? जब वो अपनी पीप थ्योरी कर रहा होता है, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वॉल्यूशन, ये पूरा का पूरा साइकिल होता है रिएक्शन टाइम के अंदर अंदर। इसीलिए लैग डिस्टेंस जो बनता है वो कितना बनता है? v इंटू टी आर। अगर आपका v सीधा सीधा किस में दिया है? मीटर पर सेकंड में दिया, और नहीं तो 0.278 v इंटू टी आर रिएक्शन टाइम। अच्छा, रिएक्शन टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिएक्शन टाइम कितना होता है एसएसडी के लिए? 2.5 सेकंड का होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब आते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस पे। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है भाई? देखो, हमने यहाँ ब्रेक अप्लाई किया, पर गाड़ी इतनी तो हमारी सटीक होगी नहीं कि गाड़ी यहीं के यहीं रुक जाए, गाड़ी थोड़ी सी ड्रैग करेगी। अब मैंने बनाया राइजिंग ग्रेडियंट, ये फ्लैट हो सकता है, ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीनों में से मैंने अभी अपवर्ड ग्रेडियंट दिखाया कि भैया व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट। अब यहाँ पे अगर देखते हो ध्यान से तो ब्रेक इसने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, और व्हीकल यहाँ तक घिसटाते हुए गया है। तो ये क्या बन गया? ये डिस्टेंस चली है गाड़ी, इसी को तो कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस बच्चों। और कितना होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस? v स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस माइनस एस, ठीक है। क्या होता है? f प्लस माइनस एस। एस क्या है? स्लोप है आपका, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड ग्रेडियंट है, प्लस एस रख दो। फ्लैट है, एस की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है। डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, माइनस एस कर दो, ठीक है। आज के डेट में उसने हमें क्वेश्चन में ग्रेडियंट दिया नहीं है, तो हम सीधा सीधा यूज करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 254 f, ठीक है। तो यहां पे हम सीधा सीधा यूज करेंगे क्या? ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 254 f, ठीक है। सीधा रखो किलोमीटर पर आवर में, सीधा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि जब कन्वर्ट करते हैं इस पूरे फॉर्मूले को हम लोग, तो 254 कन्वर्ट करने के बाद ही आता है, ठीक है। रखो कितना आता है, बताओ जरा मुझे कितना आता है इसको सॉल्व करके जल्दी से। v कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 6 इंटू 3.6, अच्छा kmph में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से रखना बेटा यहाँ पे ना। 6 इंटू 3.6 का स्क्वायर अपॉन 254 f, ठीक है। फ्रिक्शन कितना है हमारा? फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन 0.4, ठीक है। रिएक्शन टाइम की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लाइट डिस्टेंस नहीं निकालना। करना बेटा सॉल्व करके कितना आता है ये जल्दी से। कितना आ रहा है? 4.59 मीटर आ रहा है ये, है ना। कितना आ रहा है? 4.59 मीटर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सही है, इसका 4.59 मीटर करेक्ट है इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन पूरा का पूरा। अगला, इन द एस्टिमेशन ऑफ लेंथ ऑफ वैली कर्व द हाइट ऑफ हेडलाइट अबव द रोड सरफेस इज अज्यूम टू बी, ठीक है। अपने ही नोट्स में सब कुछ बता रहा हूं आपको यहाँ पे। तो देखो, ये नोट्स में से दिया हुआ है कि जब आप हेडलाइट साइड डिस्टेंस के हिसाब से निकालते हो, क्राइटेरिया 1 क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, जब आप लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालते हो, तो यहाँ पे जो h है, h क्या होता है भाई? यहाँ पे h क्या है? हाइट ऑफ हेडलाइट। और हाइट ऑफ हेडलाइट कितनी रखते हैं हम जनरली रखी जाती है एस पर IRC। हाइट ऑफ हेडलाइट होती है 0.75 मीटर की, और जो उसका एंगल होता है, जो पूरा की पूरी लाइट जा रही है, उसका जो एंगल है, बीम एंगल, वो होता है 1 डिग्री का, ठीक है। वो कितने का होता है? 1 डिग्री का। तो यहाँ पे हमसे हाइट ऑफ हेडलाइट पूछी थी 0.75 मीटर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 0.75 मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द ड्यूटी ऑफ अ कैनाल सिस्टम इन इरिगेशन इंजीनियरिंग इज मेजर्ड एज। भाई अपन यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द कैनाल को किस में मेजर करते हैं? क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर, हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, लीटर पर हेक्टेयर, या वाटर डेप्थ इन मीटर। देखो, ये तो दोनों ही नहीं होने वाले, सीधा सीधा है। अब कहानी बचते क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर या हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर। जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, बोलो। देखो, जो ड्यूटी ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है, वो किस में मेजर किया जाता है? हमेशा हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। मतलब the area of land that can be irrigated by a unit discharge of water
फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फॉर द बेस पीरियड, ठीक है, कितना एरिया ऑफ लैंड को हम इरिगेट कर पा रहे हैं एक यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर से, ठीक है, उसको हमने बोल दिया क्या हमारा ड्यूटी, और वो कितना होता है हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। यानी ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से आपका करेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये गलत हो गया। ओके, सो दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन की इस पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, कहता है इन द केस ऑफ स्टील द स्ट्रेस एट ब्रेकिंग पॉइंट इज लेस देन द अल्टीमेट पॉइंट। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो क्या दूसरी स्टेटमेंट पहले का सही रीजन है, या पहले का सही रीजन नहीं है लेकिन दोनों इंडिविजुअली सही है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, A इज करेक्ट बट R इज फॉल्स, मतलब पहली स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरी गलत है। और चौथा ऑप्शन होता है कि पहली स्टेटमेंट ही गलत है। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्या ये सही है गलत है। इन द केस ऑफ स्टील स्ट्रेस एट ब्रेकिंग पॉइंट इज लेस देन द अल्टीमेट पॉइंट। चलिए जोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टील का कैसे होता है, अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके का कर्व रहता है आपका, कुछ इस तरीके से जाता है और यहां से फिर ये ऐसा हो जाता है। तो अल्टीमेट पॉइंट यहाँ होता है ना, और ये क्या होता है, ये फ्रैक्चर पॉइंट, यानी आप इसको ब्रेकिंग पॉइंट बोल सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट होता है जिस समय नेकिंग होती है वो ज्यादा होता है, और फ्रैक्चर पॉइंट जिसमें एक्चुअल ब्रेकिंग होती है वो स्ट्रेस कम होती है। तो पहला इंडिविजुअली करेक्ट है। दूसरा देखिए, The above statement refers to nominal stress but not true stress, ये भी बिल्कुल सही है। ट्रू स्ट्रेस के केस में क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस क्या होती है भाई, इंजीनियरिंग जो हम नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं ये क्या होता है, फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया। और जब हम ट्रू स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका फोर्स अपॉन इंस्टेंट एरिया, फोर्स अपॉन इंस्टेंट एरिया। तो जो ट्रू स्ट्रेस का कर्व आता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व के ऊपर रहता है प्लास्टिक जोन में। प्लास्टिक इलास्टिक जोन में दोनों सेम ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे ट्रू स्ट्रेन के कर्व की, तो जब आप ट्रू स्ट्रेन का कर्व देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर 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 जाता है। सो जो ट्रू स्ट्रेन होती है वो फ्रैक्चर पॉइंट पे, ट्रू स्ट्रेस फ्रैक्चर पॉइंट पे ज्यादा होती है अल्टीमेट पॉइंट से। क्यों? क्योंकि देखो नेकिंग होने के बाद, देखो यहां पे ये पॉइंट नीचे क्यों आता है अल्टीमेट के बाद, क्योंकि नेकिंग होने के बाद फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली कम होती है। तो फोर्स कम हो रही है, एरिया सेम है, तो क्या है, स्ट्रेस डाउन होगी। लेकिन ट्रू स्ट्रेस में क्या होता है, देखो फोर्स तो कम हो रही है लेकिन ये और तेजी से कम हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि ये बढ़ जाता है। सो ट्रू स्ट्रेस में जो अल्टीमेट पॉइंट होता है उससे ऊपर ब्रेकिंग पॉइंट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन क्या पहले का दूसरा सही रीजन है? दोनों में एक दूसरे से, भाई पहला क्या बोलता है कि ब्रेकिंग पॉइंट इज लेस देन द अल्टीमेट पॉइंट, उसका रीजन ये है कि भैया आपका फोर्स कम हो रहा है लेकिन ये कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है, ब्रेकिंग अल्टीमेट पॉइंट के बाद फोर्स कम हो रहा है लेकिन एरिया कांस्टेंट है, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस कम हो रही है। तो पहले का रीजन तो ये है, ये रीजन तो नहीं है, लेकिन दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या बना, इसका सही आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, यानी सेकेंड ऑप्शन। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, राइट। यहां पे इसको ब्लैक से मार्क कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। At shear stress, again strength of material का क्वेश्चन है, the shear stress on a beam section is maximum। shear stress की बात कर रहा है, तो shear stress का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम नॉर्मल सेक्शन के लिए बात करें, जैसे रेक्टेंगल सेक्शन के लिए बात करें, तो कुछ इस तरीके का होता है ना, पैराबोलिक होता है, टॉप और बॉटम पे जीरो होता है। तो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बोल रहा है। देखिए कीवर्ड को समझिए, मैक्सिमम at the centroid of the section, on the extreme free surface नहीं, at the neutral axis but not at the centroid, at the free edges ये भी नहीं, तो क्या हो गया, at the centroid of the section। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें नॉर्मली यहाँ पे आपका मैक्सिमम रहता है। तो हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, हम रेक्टेंगुलर एक्सिस के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरी तरीके से मतलब जैसे अलग, जैसे ये रेक्टेंगल का है, ट्रायंगल का कुछ ऐसा होता है, राइट, ट्रायंगल का कुछ ऐसा होता है,
सेम है ना, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो सेंटर पे पड़ता है। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होती है? यहाँ होती है, राइट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे चीजें रहती है। जैसे टी सेक्शन है भाई, अगर टी सेक्शन है तो टी सेक्शन का ये कर्व ऐसा रहता है, ठीक है, ये कर्व कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे सेंट्रॉइड पे मैक्सिमम आता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल का केस थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं तो मेरी समझ से हमें जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया, एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। ये हमने रेक्टेंगल के उसमें कहा है। बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ टी सेक्शन इज मैक्सिमम। तो बेंडिंग स्ट्रेस एट अ टी सेक्शन, देखिए बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्या है भाई, एक टी सेक्शन है, इसका न्यूट्रल एक्सिस टी सेक्शन का अगर आप सेंट्रॉइड कैलकुलेशन से निकाले तो कहीं यहां आता है। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? एम आई इंटू वाई। तो जहां देखो एम और आई क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस कहां मैक्सिमम होगी? बेंडिंग स्ट्रेस कहां मैक्सिमम होगी? जहां y मैक्सिमम होगा। y यहां कहां मैक्सिमम है? बॉटम पे मैक्सिमम है। y हम कहां से लेते हैं? न्यूट्रल एक्सिस से लेते हैं। तो y जब हम न्यूट्रल एक्सिस से लेंगे तो y मैक्सिमम कहां जा रहा है? बॉटम पे जा रहा है। देखो टॉप नहीं, सेंट्रॉइड नहीं, डिपेंड्स ऑन द मोमेंट नहीं, बॉटम फाइबर। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट टी सेक्शन में कहां आएगा? बॉटम पे आएगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जो फाइबर होता है वो आपका बॉटम फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। स्ट्रीमलाइन इज अ लाइन। तो स्ट्रीमलाइन कैसी लाइन होती है? ये हमारी फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रीमलाइन वो लाइन होती है जिसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पता होती है। अगर ये बात आपको पता है तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विच इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ पार्टिकल। इसको पाथ लाइन बोलते हैं, ये नहीं है। Across which there is no flow, across which there is no flow, ये भी मतलब ये देखो, वैसे स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस कोई फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि वो टेंजेंट है। तो ये पार्शियली करेक्ट लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन जब क्वेश्चन में होता है तो क्या होता है? मोस्ट करेक्ट आंसर देना होता है। सही बात तो ये, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर हम इसकी चर्चा करें तो दो स्ट्रीम लाइन, मान लीजिए स्ट्रीम फंक्शन 1 और 2, तो इनके बीच का जो डिस्चार्ज होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि भैया जब फ्लो जो है टेंजेंट, इस स्ट्रीम लाइन से टेंजेंट है तो इसके अक्रॉस नहीं हो सकता, ये इसका सेंस होता है। तो ये पार्शियली करेक्ट है। विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना, ऑन विच टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स वेलोसिटी। ये सही बात है, यही डेफिनेशन है, राइट। तो ऑल्दो बी क्वेश्चन भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो यहां डी ऑप्शन सही बैठ रहा है। चलिए, बर्नौली इक्वेशन, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप में से किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। पूछता है बर्नौली के अजम्पशन क्या है? क्या अजम्पशन होते हैं? फ्लो इज स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, इनविस्कस एंड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। देख लीजिए, यूनिफॉर्म की तो कहीं बात ही नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म की कहीं बात ही नहीं होती है। फ्लो इज स्टेडी, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, यानी सी ऑप्शन सही बैठा। चलिए, an orifice is known as large orifice when head of the liquid from the center of circle। तो लार्ज ओरिफिस किसको कहते हैं? लार्ज ओरिफिस किसको कहते हैं? लार्ज ओरिफिस उस ओरिफिस को कहा जाता है जिसका जो डायमीटर है when head of liquid from the center of circle क्या होता है? less than 10 times the depth of orifice। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम large orifice कहते हैं। आपने orifice नॉच, वियर्स वगैरह में इसको पढ़ा होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो जब हम पाइप फ्लो में होते हैं तब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, टोटल एनर्जी लाइन या टोटल ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या दिखाती है भाई? अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी होती है P/ρg प्लस Z प्लस V²/2g, ये टोटल एनर्जी होती है। अब इस हिस्से को क्या दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से इस हिस्से को दिखाया जाता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बेसिकली क्या दिखाती है? ये आपके पीजोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या बना इसका? ये बना पीजोमेट्रिक हेड, मतलब प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। आई थिंक इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर अ फ्लो इन ग्रेविटी कंड्यूट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओपन चैनल फ्लो की बात है। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? जो पीजोमेट्रिक हेड को दिखाए, मतलब लेवल ऑफ लिक्विड को दिखाए। तो बेसिकली क्या है? ऑलवेज कोइंसाइड विद द वाटर सरफेस। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा वाटर के सरफेस से कोइंसाइड करेगी यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो में, राइट। आइए
मैक नंबर हम कब यूज करते हैं? जब हमारे इनर्शिया फोर्स के साथ जो दूसरी डोमिनेटिंग फोर्स होती है वो इलास्टिक फोर्स होती है। इसका इस्तेमाल फ्लो की कंप्रेसिबिलिटी इनकंप्रेसिबिलिटी जानने में होता है। अगर मैक नंबर 0.4 से कम है तो इनकंप्रेसिबल, 0.4 से 1 के बीच में है तो सबसोनिक, 1 है तो सोनिक, उसके ऊपर है तो सुपरसोनिक। ये हम जनरली पढ़ते हैं। वैसे इसमें कुछ और कैटेगरी होती है, ट्रांससोनिक, हाइपरसोनिक, लेकिन उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं। क्या होता है मैक नंबर के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है रूट ओवर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, और यहीं से जब आप फर्दर ड्राइव करते हैं तो ये निकल के आता है V/c, है ना। V क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी, और ये क्या है? ये है सोनिक वेलोसिटी। ये क्या है? ये है सोनिक वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो क्या ऑप्शन बना? ये ऑप्शन आपका बनता है, देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन द फ्लूइड, स्पीड ऑफ फ्लूइड ये नहीं है, ये तो C/V बता रहा है, तो ये गलत है। डिस्चार्ज वेलोसिटी, वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं, विस्कोसिटी का कोई मतलब नहीं। स्पीड ऑफ द फ्लूइड टू स्पीड ऑफ साउंड, ये सही बैठ रहा है। स्पीड ऑफ फ्लूइड यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन सोनिक वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड। चलिए, बाउंड्री लेयर सेपरेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? आप लोगों को याद हो शायद, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपने एक्यूमेन में पढ़ाई की है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लो इधर जाता है भाई, तो फ्लो इधर जाता है तो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट निगेटिव होता है। ये क्या होता है? ये फेवरेबल होता है, इसमें आपका सेपरेशन नहीं होता। इधर पे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीजिंग होता है, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो प्लस del u बाई del y 0 हो, तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है? सेपरेशन होता है, ठीक है। जहां पे बाउंड्री लेयर जो है वो आपकी सरफेस से सेपरेट कर जाती है। तो यहां पे बात करें प्रेशर ग्रेडियंट इज 0, नो, प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। तो प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा तभी सेपरेशन के चांसेस बनते हैं। ऑल्दो ये नेसेसरी कंडीशन होती है, सफिशिएंट कंडीशन ये होती है, लेकिन इसका कोई मेंशन नहीं है। क्वेश्चन की भावना देख करके लग रहा है कि यही इसका सही आंसर होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्सेस, बताइए कितना सरल पेपर है। इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स का रेशियो क्या होता है? इसको आप फ्राउड नंबर के नाम से जानते हैं। आइए, damage caused by repeated fluctuation of stress leading to progressive cracking of a structure element क्या होता है? फटीग, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था? इफ द लोड चेंजेस इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ एंड इट्स रिपीटेटिवली अप्लाइड ओवर अ कंपोनेंट, तो ऐसे कंपोनेंट का जो फेलियर होता है वो फटीग से होता है, क्रैक प्रोपेगेशन से होता है, सडन फेलियर होता है, और यहाँ पे जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो भी सडनली फेल हो जाता है। तो ये चीजें हमने बेटा पढ़ी हुई हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो क्या आंसर है? फटीग हो गया। इंजीनियर यूनिट ऑफ फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन होती है। देखो न्यूटन है, ये तो सही बात है। डाइन भी CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट, है ना। तो दोनों ही न्यूटन और डाइन दोनों ही आपकी यूनिट होती है फोर्स की। डायनोमीटर आपने नाम सुना होगा, वो डाइन यूनिट से ही पड़ता है। CGS सिस्टम में डाइन और SI सिस्टम में न्यूटन। तो क्या हो गया? न्यूटन एंड डाइन इन एब्सोल्यूट सिस्टम। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर डी बनेगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव लिखा है। वैसे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी देखो ये भी सही है। न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है, डाइन भी यूनिट है, न्यूटन एंड डाइन दोनों ही यूनिट है, यानी सारा कुछ सही है। तो ऑल ऑफ द अबव। कपलान टरबाइन, ठीक है, 3 प्रकार की सामान्यतः हाइड्रोलिक टरबाइन हम पढ़ते हैं, पेल्टन, फ्रांसिस, कपलान। पेल्टन कहाँ यूज होती है? हाई हेड लो डिस्चार्ज। फ्रांसिस कहाँ यूज होती है? मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज। और कपलान कहाँ यूज होती है? कपलान यूज होती है लो हेड हाई डिस्चार्ज। तो सी ऑप्शन बना, है ना। तो गाइस इतने क्वेश्चन थे आपके सॉम एंड FM के इस पेपर में। द ग्रॉस कमांड एरिया GCA ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज, भाई ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है? टोटल एरिया अंडर द कमांड इंक्लूडिंग कल्टिवेबल एंड अनकल्टिवेबल, द एरिया दैट कैन एक्चुअली बी इरिगेटेड, द कल्टिवेटेड एरिया इन अ बेसिन, द एरिया प्रोन टू फ्लडिंग। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ग्रॉस कमांड एरिया के बारे में थोड़ा ध्यान समझते हैं। देखिएगा क्या बोलता है, द ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज, क्या होता है भैया ये? टोटल एरिया अंडर कमांड
ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग बोथ कल्टिवेबल एंड अनकल्टिवेबल एरियाज। ठीक है, बचे हुए जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैंने ये लिखा हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हैं, पीडीएफ चाहिए हो तो अटैच कर दूंगा साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया बच्चों यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छूटा गया कोई सा? नहीं ना? द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर शेड्यूलिंग रिपीटेटिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज रोड कंस्ट्रक्शन इज। अब ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया हुआ है, हमने वहां पे पढ़ा था क्या, सीपीएम और पर्ट के बारे में, कि पर्ट जो था प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड हुआ करता था, पर्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, वेयर सीपीएम किस पे बेस्ड है? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब प्रोबेबिलिस्टिक में क्या है भाई, इस काम की प्रोबेबिलिटी कितनी है होने की, तो 3 टाइम एस्टिमेट पढ़े थे, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ये हो गया पर्ट के अंदर। सीपीएम के अंदर एक ही टाइम होता था, एक ही टाइम होता था, वो फिक्स टाइम होता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, हमें पता है अगर हमें घर बनाना है तो 2 साल में एक घर बन जाता है, मतलब अगला घर भी बनाना हो तो 2 साल के अंदर बन जाएगा, तो हमें टाइम पीरियड पता है, मतलब कैसा प्रोजेक्ट हो गया? डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट हो गया। तो यहां पे भी तो यही पूछ रहा है, रिपीटेटिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब आपने वो काम पहले भी कर चुके हो, तो ये कौन सी टेक्निक से जाएगा? ये जाएगा सीपीएम से, सीपीएम से, सीधा सीपीएम से जाएगा ये। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट लिक्विडेटेड डैमेज रेफर्स टू, भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? लिक्विडेटेड का मतलब सबसे पहले देख लो, लिक्विड का मतलब क्या है? कैश, कैश। डैमेज का मतलब क्या है भैया? अगर आपने कोई भी डिले या डिफेक्ट कर दिया काम के अंदर, मतलब जनरली क्या होता है, कभी कभी प्रोजेक्ट 2 साल के लिए मिला, आपको 2.5 साल 3 साल लग गए, तो अब आपको उसके लिए लिक्विडेटेड डैमेज पे करना पड़ेगा। या भाई आपने कोई मटेरियल लगाना था, मान लो अल्ट्राटेक का सीमेंट लगाना था, ठीक है, आपने अल्ट्राटेक की जगह पे कोई दूसरा लगा दिया सीमेंट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई, आपने वहां पे प्रॉपर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया, फिर से आपको लिक्विडेटेड डैमेज पे करना पड़ जाएगा। तो ये होता है हमारा लिक्विडेटेड डैमेज में। तो क्या बोलता है? कंपनसेशन पेएबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द डिले और डिफेक्ट्स। ठीक है, ओके। अ डिस्काउंट गिवन फॉर अर्ली प्रोजेक्ट कंप्लीशन, नहीं। द अमाउंट पेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन, बिल्कुल नहीं। पेमेंट मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर एडिशनल वर्क, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर प्लास्टिंग ओपनिंग्स डोर विंडोज एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर इन एरिया इज, भाई सीधा सीधा क्वेश्चन अपने नोट से उठाया हुआ है। अगर आपने एस्टिमेशन ढंग से पढ़ा तो मैंने बताया हुआ रूल्स ऑफ डिडक्शन प्लास्टरिंग के अंदर। ठीक है, अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो गया एरिया ऑफ ओपनिंग तो पूरा का पूरा माइनस करना पड़ जाता है एरिया ऑफ ओपनिंग। ठीक है, क्या बोलता है? द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर प्लास्टरिंग ओपनिंग्स डोर विंडोज एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर इन एन एरिया इज फुल डिडक्शन ऑफ द ओपनिंग एरिया। फुल डिडक्शन करना पड़ता है हमें ओपनिंग एरिया का। ठीक है, तो इसके बारे में और जानने के लिए पूरा का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है, ठीक है, एस्टिमेशन के अंदर। नेक्स्ट, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इररेगुलरली शेप्ड प्लॉट। भाई इररेगुलरली शेप्ड प्लॉट के लिए कौन सा मेथड इसमें से बेस्ट सुटेबल है? ठीक है, एस्टिमेशन के लिए जनरली होता है ग्राफिकल मेथड, वहां पे मोस्ट सुटेबल होता है एज कंपेयर टू प्लिंथ एरिया, सेंटर लाइन एंड क्रॉस सेक्शन मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो देख लीजिए ग्राफिकल मेथड करेक्ट आंसर है, बाकी डिटेल सॉल्यूशन यहां है। नेक्स्ट, फ्लोर एरिया रेशियो इन एस्टिमेशन इज डिफाइंड एज, भैया क्या होता है फ्लोर एरिया रेशियो? जितना भी बिल्टअप एरिया है उसको डिवाइड कर दो प्लॉट एरिया से, आपको FAR मिल जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो FAR। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, चेक कर लीजिए, द रेशियो ऑफ बिल्टअप एरिया टू प्लॉट एरिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, द वीकेस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी इज स्ट्रेचर बॉन्ड। क्यों? अगर आपने स्ट्रेचर बॉन्ड को लगाया, ठीक है, ये स्ट्रेचर से, ये स्ट्रेचर है, अगला स्ट्रेचर ये लगा दिया आपने, फिर अगला स्ट्रेचर ये लगा दिया, अगला स्ट्रेचर ये लगाया, अगला स्ट्रेचर ये लगाया, देखो आप सारे जॉइंट्स एक ही वर्टिकल लाइन में आ गए, हो गया वीकेस्ट बॉन्ड। सारे के सारे जॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए, सारे के सारे जॉइंट्स। ठीक है, वीकेस्ट बॉन्ड। ठीक है, वीकेस्ट बॉन्ड कौन? स्ट्रेचर। कई बच्चे हेडर भी टिक करके आएंगे, गलत था हेडर। ठीक है, इंग्लिश और फ्लेमिश भी गलत था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म बबल डायग्राम इन फंक्शनल प्लानिंग रेफर्स टू, भाई बबल डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस टूल, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस रिलेशनशिप इन अ बिल्डिंग, अ मेथड टू कैलकुलेट वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स, अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चरल लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जरा ध्यान से अगर देखते हो इसको, जरा ध्यान से देखना क्या बोलता है। द टर्म बबल डायग्राम इज फंक्शनल प्लानिंग रेफर्स टू, किसी को रेफर कर रहा है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस रिलेशनशिप इन अ बिल्डिंग को। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चरल एनालिसिस टू कैलकुलेट द वेंटिलेशन, ओके, और डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको। ठीक है, तो जो ऑप्शन गलत है ना उसके बारे में भी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि भैया क्यों ये ऑप्शन गलत हुए थे। ठीक है,
हाँ वीडियो में बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं ये चीज़ों को, क्यों? क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, in a staircase if the going is increased while keeping the total height constant the result will be simple the question है, simple the question। let us suppose ये मेरी हाइट थी जिसका मुझे कवर करना था पूरा का पूरा किससे भैया, हमारे के पूरे स्टेयरकेस से, और ये मेरे पास डिस्टेंस अवेलेबल थी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड छोटे छोटे बनाता तो भाई राइजर भी ज्यादा आते हैं, अगर मैं ट्रेड छोटे छोटे बनाता तो राइजर भी ज्यादा आते हैं, यहाँ पे देख लो आते ना। वेयर एज अगर मैं सेम के सेम इसी हाइट को कवर करने के लिए इतने ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर मैंने बड़ा स्ट्रेचर ले लिया तो देखो आप, जैसे मैंने थोड़ा बड़ा स्ट्रेचर लिया अब क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा डायग्राम नॉट टू स्केल चल रहा है, बट देखो नंबर ऑफ राइजर्स क्या हो गए एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, नंबर ऑफ राइजर क्या हो गए, सीधे सीधे कम हो गए। तो यहाँ पे कुछ बच्चे इंक्रीज नंबर ऑफ राइजर करके आए हैं, गलत है गलत है गलत है। वो बोल रहा है हाइट कांस्टेंट है और गोइंग को इंक्रीज किया, गोइंग मतलब आपके ट्रेड पोर्शन को, ट्रेड पोर्शन जिस पर हम पैर रखते हैं ना पूरा पैर, उसी की बात हो रही है, ट्रेड पोर्शन को इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ राइजर्स कम हो जाते हैं। नो चेंज इन द नंबर ऑफ राइजर, ये भी गलत हो गया, ठीक है। डिक्रीज नंबर ऑफ राइजर बिल्कुल करेक्ट है, इंक्रीज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गलत है ये भी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन येट इफेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके नाउ क्वेश्चन आया होगा कि भाई परमिटिविटी ऑफ अ जियो टेक्सटाइल इज मेजर्ड इन, भाई परमिटिविटी किस में निकालते हैं भाई, जियो टेक्सटाइल की परमिटिविटी किस में निकाली जाएगी, तो देखो परमिटिविटी निकालने का यूनिट क्या है भाई आपका, पर सेकेंड। परमिटिविटी निकालने की यूनिट क्या है, पर सेकेंड, ठीक है। परमिटिविटी की यूनिट क्या है, पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप देखो तो क्या बोलता है भाई, परमिटिविटी ऑफ अ जियो टेक्सटाइल इज डिफाइंड एज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आ गया यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट हेड लॉस, ठीक है, आई आ गया, पर यूनिट थिकनेस टी आ गया। अब भाई सॉल्व कर लो इसको, आपकी क्यू की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। हेड लॉस आपका किसमें हो जाएगा बताओ मुझे, हेड लॉस भाई डायमेंशनलेस हो जाएगा, मीटर अपॉन मीटर कट जाएगा ये, ठीक है, कोई यूनिट नहीं है। और टाइम, टाइम किसमें होगा भैया आपका, टाइम किसमें होगा, सॉरी टाइम नहीं है, थिकनेस है ना, थिकनेस है, थिकनेस होगी मीटर में, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, 1/s आ गया फाइनल यूनिट, यानी सेकंड इनवर्स आ गया, सेकंड इनवर्स आ गया, ठीक है। तो 1/s, 1/s, 1/s कहाँ है भैया, सेकंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, quantity of excavation of a trapezoidal trench having bottom width of 3 meter, side slope of 1:2, ठीक है, vertical to horizontal 2 meter depth and 5 meter length would be, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। अगर मुझे सबसे पहले टॉप विड्थ को निकालना है, टॉप विड्थ किसके बराबर होती है बच्चों, बॉटम विड्थ प्लस 2 इंटू हॉरिजॉन्टल स्प्रेड पर साइड के बराबर, ठीक है। हमने देखा हुआ है इसको ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के अंदर में, ठीक है। अब अगर मुझे ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कैलकुलेट कर लिया मैंने गलती से, ठीक है, तो मैं टॉप विड्थ को निकाल लूंगा। तो अब हॉरिजॉन्टल स्प्रेड पर साइड को कैलकुलेट करने के लिए क्या है हमारे पास, डेप्थ इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्लोप। डेप्थ उसने 2 मीटर का देख रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्लोप 2 मीटर का है, ठीक है, सॉरी 2 का है, 2 इंटू 2 4 मीटर आपका आ गया क्या, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड पर साइड का। अब जैसे ही हॉरिजॉन्टल स्प्रेड पर साइड आ गया, पुट कर दो उठा के किसके अंदर भाई, इस वाले टर्म्स के अंदर पुट कर दो, टॉप विड्थ के अंदर लगाओ। बॉटम विड्थ 3 मीटर के देख रखी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड पर साइड हम निकाल चुके हैं, कितना 4 मीटर का है, 2 इंटू 4, क्योंकि फॉर्मूले में ही 2 था, ठीक है। आपका आ गया टॉप विड्थ आ गई 11 मीटर की, टॉप विड्थ आ गई है, बॉटम विड्थ आपके पास ऑलरेडी है। एरिया निकाल सकते हैं कैसे भाई, कैसे निकलेगा, टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज विड्थ मिल जाएगी इनटू डेप्थ, ठीक है। तो बॉटम विड्थ प्लस टॉप विड्थ डिवाइडेड बाय 2 इनटू डेप्थ, बॉटम विड्थ 3 मीटर की थी, टॉप विड्थ 11 मीटर की है, डेप्थ 2 मीटर की है, 1/2 कर दो, 14 मीटर स्क्वायर का आपका क्या आ गया, आपका एरिया आ गया। अब जैसे ही एरिया आ गया, आपको तो निकालना था वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एक्सकेवेशन निकालना है ना, कितना क्वांटिटी किया है आपने, वॉल्यूम होगा वो। वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया 14 मीटर स्क्वायर आ रहा है, लेंथ 5 मीटर का है, मल्टीप्लाई कर दिए 70 मीटर क्यूब का आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था यार ये, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट कहां पे ट्रिक था ना, कहां पे ट्रिक था, अगर आप ये नहीं निकाल पाते तो काम खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करने की बात है, क्वेश्चन तो बहुत इजी आए थे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अ सर्कुलर ग्राउंड हैविंग अ डायमीटर ऑफ 70 मीटर इज टू बी प्रोटेक्टेड बाय अ पेरिफेरल फेंसिंग। मान लो एक आपके पास सर्कुलर ग्राउंड है, इसका डायमीटर 70 मीटर का देके रखा हुआ है, ठीक है। इसके आउटर पेरीफेरी पे फेंसिंग करनी है हमको, इसके आउटर पेरीफेरी पे फेंसिंग करनी है हमको, ये पूरी फेंसिंग करनी है हमको इस तरह से, ठीक है। इसका रेट देके रखा हुआ उसने कितना,
1000 रुपीज पर रनिंग मीटर दिया हुआ है। रनिंग मीटर मतलब समझ में आ रहा है कुछ? 1 मीटर लेंथ का, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का, सर्कुलर लेंथ का कॉस्ट है 1000 रुपए का फेंसिंग का। तो मुझे टोटल कितना मीटर का ये होगा पूरा का पूरा? इसका पेरीमीटर। वर्ड समझ में आ रहा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर हो गया पाई डी। 2 पाई आर होता है, पाई डी लिख दिया मैंने डायमीटर के फॉर्म में। रेट है 1000 रुपीज का। तो अब भाई एक काम करो ना, इसको सॉल्व कर लो। 22/7 लिखो पाई को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपने ऐसे ही सॉल्व किया होगा, ठीक है। डायमीटर कितना? 70 मीटर का था, ठीक है, और रेट दिया हुआ है 1000 रुपए पर रनिंग मीटर का, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सीधा निकाल रहे हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। देखो 7 से 7 गया 10 हो गया भैया। 22 इंटू 10 टू द पावर 4, 22 इंटू 10 टू द पावर 4 कहाँ है भैया? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, कोई अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करने की आदत है तो वो भूल गया होगा कि 22/7 होती है और वो 3.14 रख के इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया होगा, गलत था वो, है ना। चलिए अगला। फॉर अ वुडन डोर फ्रेम 12 पीसेज ऑफ वुड ईच हैविंग 7 फीट लेंथ, size of 4 inch into 3 inch are required. The market rate of wood is 3000 per cubic feet. The total cost of wood would be, ठीक है भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ वुड निकालना है। रेट दिया हुआ है कि 1 क्यूबिक फीट का जो आपका वुड होता है उसका 3000 रुपए कॉस्ट होता है, ठीक है। आपको निकालना भाई टोटल कॉस्ट ऑफ द वुड। कैसे निकलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ वुड? कैसे निकलेगा बताओ मुझे, कैसे निकलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ वुड? क्या निकलेगा भैया? आपका 7 फीट दिया हुआ था, ठीक है, 7 फीट, फीट को फीट में रहने दिया, 4 इंच को फीट में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 12 से करके, ठीक है। हमें पता है 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है, तो हमने इसको फीट में कन्वर्ट कर दिया, ये फीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया फीट में। नेक्स्ट 3/12, ये भी कन्वर्ट हो गया फीट में, और हमारे पास क्यूबिक फीट आ गया। सीधा रेट से मल्टीप्लाई करो 3000, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बताना जरा कितना आता है बेटा, करो जल्दी जल्दी करो करो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से 3 गया, ठीक है। फिर बचा हुआ आपके पास है 7 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 12, कितना आता है? ओके, तो ये तो एक पीस ऑफ वुड का कॉस्ट आया, एक पीस ऑफ वुड का कॉस्ट आया। अगर मुझे टोटल निकालना है तो कितने पीस चाहिए मुझे? 12 पीस ऑफ वुड चाहिए। 12 से और मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12, क्या था? 21,000 रुपए आते हैं भैया, 21,000 रुपए, ठीक है, 21,000 रुपए निकल के आए। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन आसान था, ये आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कितने नंबर ऑफ पीसेस दिए थे और क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या उसकी डेप्थ है और क्या रेट चल रहा है, ठीक है। कन्वर्जन आना चाहिए। 1 फीट में होते हैं 12 इंचेस, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन। ओके, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, 21,000 रुपया, ठीक। नेक्स्ट, for a 2-lane concrete road having a width of 7 meter, straight line camber 1 in 72, the height of the camber of the pavement above the edge would be। इसको तो भाई बनाने का भी कोई अस्तित्व नहीं है, पर बनाना होता है, ये ऐसा बनता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक है। इसकी इक्वेशन तुम लोग को पता है। अगर हमको सेंट्रल रेस निकालना है इसका, ये हाइट ऑफ द कैम्बर कितना था? W/2n होता है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन कैम्बर में, सीधा सीधा हमको पता है। विड्थ ऑफ द पेमेंट कितनी है? विड्थ ऑफ द पेमेंट कितनी? 7 मीटर की, तो 7/2 तो इसको कर दो, ठीक है। 1/n की वैल्यू कितनी है भाई? 1/72 है, तो 1/72। खत्म कहानी। सॉल्व करके बताओ कितना आता है। 7 डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कितना आ रहा है? 0.0486 मीटर आ रहा है। कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में इंटू 100, 4.86 सेंटीमीटर। खत्म। कहीं है क्या? 4.85, क्लोजेस्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी, पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट, अ पंप हैविंग अ फ्लो रेट ऑफ 0.01 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, अ हेड लॉस ऑफ 10 मीटर एंड अ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, द पावर रिक्वायर्ड इन किलोवाट इज। अब पावर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है भैया? आपको पता है, ρg QH, ठीक है। हाइड्रोलिक पावर कैलकुलेट करने का वॉट में यही फॉर्मूला है, ρg QH। रख दो, रो आपको पता है 1000 है, ठीक है। पानी का आपका डेंसिटी 9.81 क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्चार्ज उसने देख रखा है 0.01 का, और एच उसने आपको देख रखा है 10 का, ठीक है। सॉल्व किया, 981 वॉट आया, 981 वॉट, पर उसने आंसर हमसे किलोवाट में मांगा है। जस्ट कन्वर्ट कर दीजिए इस वॉट को इनटू किलोवाट। कैसे? डिवाइड बाय 1000 करके 0.981 आ जाएगा, 0.981 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, 0.981 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना कि मतलब हाँ सही में लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा बहुत तो लगाया है पेपर बनाते वक्त, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 4985 फॉर अनप्लास्टिसाइज्ड PVC पाइप्स फॉर पोर्टेबल वाटर सप्लाई द वर्किंग प्रेशर फॉर क्लास 3 पाइप इज, जनरली कितना होता है क्लास 3 पाइप के लिए वर्किंग प्रेशर? मेरे ख्याल से 0.6 MPa होता है, ठीक है, फॉर क्लास 3 पाइप। ओके, कितना होता है भाई? 0.6 MPa, ठीक है। ये सब मैं लिख दिया है डिटेल में, आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। अकॉर्डिंग टू IS 1786 फॉर FE 415 स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ द रिइंफोर्समेंट F15 415 इंडिकेट्स व्हाट? देखो FE 415 में FE तो क्या शो करता है भैया? ये शो करता है आयरन को, सीधा सीधा। 415 क्या शो करता है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो आप इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठा भैया? टेंसाइल स्ट्रेंथ गलत है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गलत है, नन ऑफ द अबव गलत है, मिनिमम 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द यूनिट लगून रिप्रेजेंट्स, भाई किसकी यूनिट होती है ये? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ रॉक मास, ड्रेनिंग रेजिस्टेंस फॉर द रॉक मास, पंप एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ वाटर। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द रॉक मास की यूनिट होती है ये, ठीक है, सिंपल। अब यूनिट होती है तो होती है भाई, अब उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं ना। एसिडिटी इन वाटर इज कॉज ड्यू टू, भाई एसिडिटी किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो होती ही होती है। एल्यूमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है भाई Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O, क्या बोलते हैं इसको? एलम बोल जाते हैं, एलम अगर याद हो तो, ठीक है। इसको चाहिए होती है क्या? अल्कैनिटी, किस टाइप की? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। जैसे ही आप इसको ये देंगे, ठीक है, तोड़ ताड़ेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, अगेन पानी के अंदर क्या बढ़ जाएगी? एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो एल्यूमिनियम सल्फेट भी करेक्ट हो गया, मिनरल एसिड तो करते ही करते हैं भैया, तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, ऑल द अबव करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, यही लिखा है मैंने यहाँ पे भी, ठीक। नेक्स्ट, द RL ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल ऑन द साइड्स ऑफ अ वैली इज 1505 मीटर, वेयर एज द RL ऑफ स्ट्रीम इज 1475 मीटर। इफ अ 60 डिग्री स्लोप consist of pervious soil between RL 1485 to 1500 meter, then the gravity spring may be expected। देखो स्लोप कितने का देके रखा है उसने? स्लोप 60 डिग्री का स्लोप देके रखा हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री का स्लोप दिया हुआ है। जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल है, इसकी हाइट कितनी देके रखी है भाई? इसने इसकी हाइट कितनी देके रखी है? इसका RL कितना देके रखा है? 1505 मीटर का RL दिया हुआ है, 1505 मीटर का इसका, ठीक है। अब क्या बोलता है? RL ऑफ स्ट्रीम वाटर इज 1475 मीटर। भैया RL ऑफ स्ट्रीम वाटर कितना है? 1475 मीटर का है, ठीक है। तो RL ऑफ स्ट्रीम वाटर कितना हो जाएगा भैया? अगर आप यहां पे देखते हैं, ठीक है, 1475 को अगर आप यहां मानते हैं 1475 RL को, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? स्ट्रीम वाटर, ठीक है। अब बोलता है इफ अ 60 डिग्री स्लोप कंसिस्ट ऑफ परवियस सॉइल बिटवीन 1485 टू 1500 मीटर RL, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा भाई? यहां से लेके 1485 से लेके, ठीक है, 1500 तक के RL के लिए क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? यहाँ पे परवियस सॉइल है, ठीक है। यहां तक क्या है? परवियस सॉइल है, परवियस सॉइल है हमारे पास। तो बोलता है भाई कि देन द ग्रेविटी स्प्रिंग में बी एक्सपेक्टेड। अब ग्रेविटी स्प्रिंग कैसे बनता है भाई? स्प्रिंग क्या होता है? नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर। अब यहां से अगर नेचुरल आउटफ्लो ग्राउंड वाटर करवाना है, 2 मिनट को कलर चेंज करता हूं, अगर नेचुरल आउटफ्लो ग्राउंड वाटर करवाना है, ये तो पूरा पानी पानी भरा हुआ है, परवियस सॉइल है, पास हो जाएगा, पास होकर यहां से बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से RL से बाहर आ रहा है? 1485 मीटर से बाहर आ रहा है, 1485 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी 1485। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when the reduced level of the water source is higher than the reduced level of the consumer place, the water is generally supplied। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, देखो जरा क्वेश्चन को इसको, ठीक है, बताओ मुझे क्या होगा भाई? अगर आपका रिड्यूस लेवल ऑफ द वाटर सोर्स, जो वाटर सोर्स है वो हायर लेवल पे है, सोर्स ऑफ वाटर यहां पे भैया, पानी यहां पे है पूरा, ठीक है, देन द रिड्यूस लेवल ऑफ द कंज्यूमर प्लेस, कंज्यूमर प्लेस यहां कहीं पे है, लोअर RL पे, ठीक है। अब बोलता है अगर वाटर को यहां सप्लाई करना है तो किससे कर दोगे? ग्रेविटी के थ्रू कर दो भाई, ग्रेविटी के थ्रू फ्लो कर जाएगा पानी यहां पे, तो ग्रेविटेशनल सिस्टम यहां पे करेक्ट आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, सरचार्ज स्टोरेज जोन ऑफ अ रिजर्वायर इज। भाई सरचार्ज क्या होता है?
सरचार्ज स्टोरेज जोन होता क्या है? बिलो डेड स्टोरेज, बिटवीन डेड स्टोरेज एंड यूजफुल स्टोरेज, अबव यूजफुल स्टोरेज, या ऑल्सो नोन एज वैलिड स्टोरेज, अबव यूजफुल स्टोरेज। कैसे होता है जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अबव यूजफुल स्टोरेज के बारे में यहाँ समझाता हूँ। देखो ये है पूरा यूजफुल स्टोरेज जिससे आप पानी को यूज करते हैं इरिगेशन वगैरह के लिए, इरिगेशन हो गया, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, बाकी पर्पस के लिए आप यहां से पानी को इस्तेमाल करते हैं। ये वाला पानी क्यों दिया गया है? जब भी फ्लड की सिचुएशन आती है ना, तो ये पानी को यहां पे स्टोर कर लेते हैं हम लोग इस तरफ, ठीक है, सरचार्ज स्टोरेज के फॉर्म में। और इसको क्यों स्टोर किया? ताकि फ्लडिंग से बच जाए हम लोग, ताकि फ्लडिंग से बच जाए, लो लाइंग एरिया की फ्लडिंग से बच जाए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? सरचार्ज स्टोरेज। किसके ऊपर है? यूजफुल स्टोरेज के ऊपर है, तो इसलिए लिखा हुआ है अबव यूजफुल स्टोरेज। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, द सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी ऑफ ऑल सीवर इन इंडिया इज, भाई कितनी होती है इंडिया के अंदर सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी? 1 to 1.2 मीटर पर सेकंड। कितने बार पढ़ाया हुआ है आपको सीवर के अंदर, ठीक है, कितना? 1 to 1.2 मीटर पर सेकंड का। नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन था यार ये भी, है ना, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज से पूछा हुआ है। एक तरफ ईयर दिया है, एक तरफ पॉपुलेशन दी है। क्या कर लो यहाँ पे? इंक्रीज इन पॉपुलेशन चेक कर लो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट निकाल लो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास कितने ईयर दिए हुए हैं? 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फोर्थ के लिए मांग रहा है वो हमसे, है ना। फर्स्ट के लिए पॉपुलेशन दी हुई है 5000 की, सेकंड के लिए पॉपुलेशन दी हुई है 7000 की, थर्ड के लिए पॉपुलेशन दी है 8400 की, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ 5 से 7000 में? तो भैया 2000 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ कितने का इंक्रीज हुआ? 1400 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। ग्रोथ रेट निकालना है, कैसे निकालोगे? 2000 जो भी इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 5000 इंटू 100, निकालो कितना आता है। सिमिलरली 1400 डिवाइडेड बाय 7000 इंटू 100, बताओ कितना आता है बेटा? जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ कितना आता है। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, 40% तो ये आ गया आपका, 40% ये आ गया, ठीक है। बचा दूसरा आपका क्या? 1400 डिवाइडेड बाय 7000 इंटू 100, 20% के आसपास ये आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे? आधे बच्चों ने क्या कर दिया होगा यहाँ पे? आधे बच्चों ने कर दिया होगा इसका क्या? अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, अर्थमेटिक मीन कर जाएंगे यहाँ से और फिर बोलेंगे कि सर गलत हो गया, R1 प्लस R2 बाय 2 कर देंगे। भाई ये भी कर सकते हो आप, अगर आप बुक में चेक करोगे एसके घर की बुक में, तो ये मेंशन किया हुआ है कि आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हम लोग बोलते हैं जनरली हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे निकालते हैं भैया? T अंडर रूट ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही ग्रोथ रेट है, एक 40% का है, एक 20% का है। निकाल दो कितना आता है भाई ये? 40 इंटू 20, ठीक है, 28.28 आ गया, 28.28 आ गया परसेंटेज में क्या आपका फाइनल ग्रोथ रेट। अब जैसे ही फाइनल ग्रोथ रेट आ गया, अब तो पॉपुलेशन ही निकालनी थी फोर्थ डेकेड की, तो पॉपुलेशन ऑफ फोर्थ डेकेड कितना हो जाएगा? P0 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, ठीक है। और एक डेकेड के बाद ही निकालना है। लास्ट नोन पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? 8400, पुट करो यहाँ पे 8400, ठीक है। 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 28.28% का है, डिवाइडेड बाय 100, डेकेड कितना है? एक डेकेड है। सॉल्व करो फटाफट से, कितना आता है? 28.28 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 8400, लगभग आ गया कितना? 10775.52 आ रहा है, तो हम इसको 10776 मान लो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं ना, ये हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो 10776 कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? 10776 के सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक है, क्लोजेस्ट ऑप्शन ये है, आंसर हो गया ये, ठीक है, डन। नेक्स्ट, द टोटल वेट ऑफ अ पिक्नोमीटर विद वाटर एंड ओवन ड्राइंग इज ओवन ड्राइंग 20 ग्राम सॉइल इज 1600 ग्राम, ओके। द पिक्नोमीटर फिल्ड विद वाटर अलोंग वे 1500 ग्राम, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज क्लियरली दिख रहा है मुझे, एक चीज क्लियरली दिख रहा है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। बोलो कैसे? देखो जरा ध्यान से, हमें ऊपर रखना है वेट ऑफ सॉइल, कितना देके रखा है? 20 ग्राम देके रखा हुआ है उसने हमको, ठीक है। वेट ऑफ पिक्नोमीटर विथ वाटर कितना है? 1500 विथ वाटर, सिर्फ इसके अंदर सॉइल नहीं है, प्लस वेट ऑफ सॉइल माइनस वेट ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ सॉइल इन पिक्नोमीटर 1600। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो -0.25 आ रहा है, और ये आने का कारण भी है कि यहाँ पे डेटा गलत दिया हुआ था, ठीक है, डेटा गलत दिया हुआ था, क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप
कैन नॉट बी सॉल्व लिख लीजिए, क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A pile is being driven to a drop hammer weighing 1800 kg and having a free fall of 1 meter. If the penetration with last blow is 5 mm, then the total load carrying capacity of the pile according to engineer's new formula is. अब as per engineer new formula के हिसाब से हमें क्या निकालना है, load carrying capacity of the pile निकालनी है। engineering new formula क्या है भैया आपका, WH/S+C, ठीक है। W कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है, H कितना है आपके पास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। S कितना है 0.5 सेंटीमीटर का दे के रखा है और C कितना देखेगा 2.5 का। उठाइए और सॉल्व कर डालिए, कितना आया 60,000 kg आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेफ लोड कैलकुलेट करना है। सेफ लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके, 6 का दिया हुआ है, 6 से डिवाइड किया 10,000 kg आ गया, ठीक है। अब टन में मांगा था तो उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 10 टन आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका, 10 टन, ठीक है, 10 टन ये रहा, ठीक है। सब कुछ उसने क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, बस आपको यहां से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द डायरेक्ट डेंसिटी, water density and specific gravity of the given soil sample are 1.6 gram per cc, 1 gram per cc and 2.56 respectively, then the void ratio is, भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, गामा डी इक्वल्स टू व्हाट, जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ई मांग लिया, तो बचा ही क्या, कुछ सॉल्व करने कुछ बचा ही नहीं। आपने गामा डी को 1.6 पुट कर दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी को 2.56 पुट कर दिया, गामा डब्ल्यू 1 था, 1 प्लस ई सॉल्व कर लिया, ई आपका 0.6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या था, 0.6। अगला, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द सॉइल विच कंटेन मॉन्ट मोरेलानाइट मिनरल। भाई ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे दिया। क्यों अच्छा क्वेश्चन दे दिया, उससे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगर किसी सॉइल के अंदर मॉन्ट मोरेलानाइट मिनरल है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, स्वेल व्हेन वेट, ठीक है, स्वेल मोर व्हेन वेट, बिल्कुल सही है भाई। अगर ये सॉइल गीली होगी तो स्वेलिंग होगी इसके अंदर, अगर ये ड्राई होगा तो श्रिंकेज भी होगा। क्या ये हाई प्लास्टिसिटी को पोजेस करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है। क्या पोजेस हाई कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कोफिशिएंट, बिल्कुल भी नहीं। पोजेस क्या, लो कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कोफिशिएंट। तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस पूरे क्वेश्चन में गलत था, ठीक है, और इन्हें गलत ही मांगा था, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। Next, the void ratio of soil sample decreases from 1.5 to 1.25 when the pressure is increased from 25 to 50 tons per meter square. The coefficient of compressibility is, coefficient of compressibility मांग लिया। कैसे निकालते हैं coefficient of compressibility भैया, ये रहा आपके पास coefficient of compressibility। कैसे निकालेंगे, change in void ratio divided by change in pressure। change in void ratio कितना हुआ भैया, 1.5 minus 1.25, 0.25 का आ गया। चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, 50 माइनस 25, 25 का आ गया। ये उठा के सीधा रख दिया, 0.01 मीटर स्क्वायर पर टन का आंसर ही आ गया, ठीक है। 0.01 मीटर स्क्वायर पर टन, ओके, 0.01 मीटर स्क्वायर पर टन, ठीक है। नेक्स्ट, a tank 4 meter, 3 meter, 2 meter containing an oil of specific gravity 0.83 is moved with an acceleration g/2 meter per second square, okay. The ratio of the pressure at its bottom when it is moving vertically up and down, भाई जब इसको vertically up and down मूव करें तो टोटल प्रेशर कितना होगा बॉटम पे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ये डिफेक्टिव क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब टैंक मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव प्लस g/2 का। अगर यही डाउनवर्ड हो गया तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पे आपका एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर हम देखते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हुआ है, ठीक है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब अपवर्ड मूव कर रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। आपको पता है a की वैल्यू g/2 है, पुट किया 3g/2 आ गया। कब, जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जब नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या कर दिया हमने, g माइनस a कर दिया, g/2 आ गया ये, ठीक है। अब निकालना क्या था, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक निकालना था, ठीक है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक व्हेन मूविंग अपवर्ड एंड व्हेन मूविंग डाउनवर्ड। कैसे निकलेगा भैया, रो इंटू जी इफेक्टिव, ठीक है, रो इंटू जी इफेक्टिव। आपके पास रो है भैया कितना, 830 का है, जी इफेक्टिव कितना है भैया आपके पास, 3g/2 है, ठीक है। h रो जी एच है ना, h कितना है आपके पास, 2 मीटर का है h, ये रहा h 2 मीटर का, पुट कर दिया 2490 ग्राम, ये आ गया आपका टोटल प्रेशर एट दी बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है। कब, जब अपवर्ड मूव कर रहा था, जब डाउनवर्ड मूव कर रहा था कितना आ जाएगा, सेम रो जी एच से कितना आ जाएगा भैया, 830 ग्राम आ जाएगा। ये रेशियो ले लो, कितना आ गया 3, ठीक है, कितना आ गया 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगवाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट,
द फील्ड कंप्रेशन कर्व इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द लेबोरेटरी कंप्रेशन कर्व यूजिंग, भाई किससे करते हैं, फील्ड कंप्रेशन कर्व को, ठीक है, प्रेडिक्ट करना है फ्रॉम द लेबोरेटरी कंप्रेशन कर्व से, क्या यूज करके, कैसे ग्रांडे मेथड, किसको यूज करेंगे, कैसे ग्रांडे मेथड को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लाइमेट पैटर्न इन एरियाज ऑफ लिमिटेड साइज और इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड, भाई अगर मैं बात कर रहा हूं कि लिमिटेड साइज है या इमीडिएट सराउंडिंग्स का, ठीक है, लिमिटेड साइज मतलब छोटे साइज पे हम काम कर रहे हैं और इमीडिएट सराउंडिंग में क्या प्लांट और एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उधर के क्लाइमेट को क्या कहेंगे, मिक्स क्लाइमेट, मैक्रो क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, नन ऑफ द अबव, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट क्या है भाई, एक तो स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए होता है, कहां पे होता है भाई, जहां पे आपका जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो किसका हो, प्लांट और एनिमल का हो, तो आपका आंसर तो माइक्रो क्लाइमेट हो गया। अभी अपना बचा हुआ मैक्रो क्लाइमेट भी, दिस रेफर्स टू द क्लाइमेट ऑफ लार्ज एरिया सच एज अ रीजन और अ कंट्री एंड इट एनकंपासेस ब्रॉड टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ठीक है, तो बड़े एरिया पे क्या जाता है, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा हो, उस एरिया के लिए हम लोग मैक्रो क्लाइमेट करते हैं। मिक्स क्लाइमेट का काम कहां पे करते हैं भैया, मिक्स क्लाइमेट का काम, दिस टर्म जनरली रेफर्स टू क्लाइमेट दैट एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 और मोर मेजर क्लाइमेट टाइप्स, ठीक है, तो मैंने आपको मिक्स्ड बता दिया, मैक्रो बता दिया, माइक्रो बता दिया, ठीक है, आपका आंसर था माइक्रो, ठीक है, याद रखिएगा आपका आंसर था माइक्रो क्लाइमेट का यहां पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a relatively dense layer of band which is found in the thermosphere is known as, भाई सबसे डेंस लेयर पूरी थर्मोस्फेयर में कौन सी होती है, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ठीक है, देख लीजिए आंसर, ये रहा पूरा का पूरा, ठीक है, आयनोस्फेयर ही आंसर है आपका, ये रहा। ओके, नेक्स्ट, अब क्यों होती है उसका रीजन भी दिया था, ठीक, क्यों होती है भाई, अगर आप ध्यान से देखो, आइनोस्फीयर क्या है, दिस इज अ रीजन ऑफ द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर फ्रॉम अबाउट 60 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर एल्टीट्यूड एंड इंक्लूड द थर्मोस्फेयर एंड पार्ट्स ऑफ मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इट इज आयनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन। द ionosphere contains electrically charged particle which can affect radio wave propagation. With ionosphere there are regions of higher ion density, ठीक है, और हमें यही पूछा था कि भाई रिलेटिवली डेंस लेयर जो होगी उसको क्या कहेंगे, तो उसको आयनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, तो ये पूरा डिटेल बता दिया इसका आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, भाई प्राइमरी क्या होते हैं, जो डायरेक्टली एमिट होते हैं, एग्जांपल के तौर पे क्या, एग्जांपल के तौर पे क्या, SOx, NOx, ये सब डायरेक्टली एमिट हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी क्या है, 2 और 2 से ज्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना जाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना जाते हैं। अब यहाँ पे ओजोन, ओजोन तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, हमें पता है, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये भी हमें पता है। सल्फर डाइऑक्साइड SOx प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं था, ठीक है, ये पूरा उसका डिटेल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, if a tension crack is developed at the top of the wall to a depth of Z0 in cohesive soil then a total net pressure is 0 up to, भाई अगर आपका टेंशन क्रैक डेवलप हो रहा है कितने पे, एट अ डेप्थ ऑफ Z0 पे, ठीक है, तो टोटल नेट प्रेशर 0 कहां पे होगा, कितनी डेप्थ पे होगा, इन कोहेसिव सॉइल के अंदर, तो कितना होता है, जनरली ये होता है ट्वाइस ऑफ Z0 पे होता है, ट्वाइस ऑफ Z0 पे। ओके, तो ये पूरा इसका डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक का पूरा फॉर्मूला है ये, ठीक है, और यहीं से हमें पता चला कि भैया आपका जो नेट प्रेशर 0 होने वाला है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल के अंदर, वो कहां होने वाला है, 2Z0 पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्लोथॉइड, क्लोथॉइड को ही हम लोग आइडियल ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका पूरा कर्वेचर है वो बहुत स्मूथ होता है, तो यहाँ पे अच्छी राइडिंग क्वालिटी मिल जाती है क्लोथॉइड पे, ठीक है, तो क्लोथॉइड इज ऑल्सो नोन एज आइडियल ट्रांजिशन कर्व बिकॉज its curvature is directly proportional to its length, providing a smooth and gradual transition between straight section and a circular curve. Okay, ठीक है, next, that's it। तो बच्चों यहां पे मैंने आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन खत्म किया, जितना भी आपका पेपर में क्वेश्चन थे सारे कवर कर दिए। एक आध 2 क्वेश्चन अगर छूटे हो तो बता देना, वो भी कभी बता देंगे, अगले पेपर के सॉल्यूशन साथ बता देंगे साथ में, ठीक है। अब जब आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें यह बताऊंगा कि आपके लिए जो नर्मदा का पेपर आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और साथ में कुछ और सरप्राइज भी है, देखेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है, बेल बटन को हिट करो, लाइक करो किसको भैया, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि देखो आप लोग ना शेयर करो तो उससे फायदा किसको है, आपके दोस्तों को ही फायदा है,
ठीक है। होता क्या है, हम लोग जल्दबाजी में सॉल्यूशन देख लेते हैं, जल्दबाजी में गलत सॉल्यूशन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया नर्मदा में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसे थोड़ा सुकून से सॉल्यूशन को देखो और जितना हो पाए तुम दोस्तों को शेयर करो, फायदा सबको मिलना चाहिए, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मेरी तो अभी प्रिपरेशन इतनी हुई नहीं है, पर मैं पेपर दे रहा हूं, पर मुझे प्रिपरेशन ढंग से करनी है, तो क्या करना है ज्वाइन करने के लिए? अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं नए बैच को, मैं ही स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके फर्स्ट सब्जेक्ट से, जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आपका और सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 27 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहा हूं, यही 27 अप्रैल आपका पेपर है, 25 को, 27 से बैच स्टार्ट है बच्चों, ठीक है। अब अगर आपको ज्वाइन करना है बैच को, ये रहा हमारा QR कोड, जस्ट स्कैन दिस QR कोड, सीधे स्कैन करते ही आपको एक गूगल फॉर्म खुलेगा, आप उसको फिल करिए, मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी बच्चों, ठीक है। कोई बच्चा चाहता है भाई स्कैन करके काम नहीं हो रहा, इस नंबर पे कॉल कर ले तो भी आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। नए बैचेस स्टार्ट होने ही जा रहे हैं, अगर यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी हो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो ये रहा टेलीग्राम का, ठीक है, QR कोड, ओके। अब कोई बच्चा बोलता है नहीं मेरे को तो भैया आपके सेंटर पे ही आना है, ये रहा सेंटर का एड्रेस आपका, वडोदरा में सुभानपुरा एरिया में है, ठीक है। आप आइए, मिलिए मुझसे आके, ठीक है, एग्जाम के बारे में और डेप्थ में जानिए, ठीक है। पर ये सब कब जानेंगे आप? अपना नर्मदा का पेपर देने के बाद, ठीक है। तो अभी नर्मदा के पेपर के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, फिर आपका GPCB का पेपर भी लगा हुआ है साथ साथ में, ठीक है। तो नर्मदा के पेपर तक तो मैक्सिमम बच्चे फ्री हो जाएंगे, क्योंकि सिविल के मैक्सिमम बच्चे जिनका एनवायरमेंटल ये कह लो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, या एनवायरमेंटल में उन्होंने बीटेक नहीं किया था, तो वो एलिजिबल नहीं है GPCB के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चा फ्री हो जाएगा कब? नर्मदा के पेपर में। नर्मदा का पेपर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद फिर से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, क्योंकि बहुत सारी नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है, जिनका एडवर्टाइजमेंट आना बचा है, पर उसके इन्फॉर्मेशन तो आ गई है ना, ठीक है। एक तो मैंने ही आपको बता दिया था रोड एंड बिल्डिंग वाला, ठीक है, और आए हैं अभी वैकेंसीज, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।